नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम आगमन विधि के बारे में पढ़ रहे थे और आगमन विधि के प्रवर्तक की परिभाषा या विद्वानों की परिभाषा, आगमन विधि का क्रियाकलाप और आगमन विधि के चरण कौन कौन से हैं, इन बातों का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र काम करते हैं, या कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं जिन पर आगमन विधि कार्य करती है, और आगमन विधि के गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं, और आगमन विधि के भेद कौन कौन से हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि के भेद, आगमन विधि के भेद कौन से हैं। ये एक महत्वपूर्ण है कि आगमन विधि के भेद, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आगमन विधि के भेद कौन कौन से हैं। तो आगमन विधि के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? आगमन विधि के दो भेद माने गए हैं। दो में अगर बात करें, पहला है प्रयोग आगमन। पहला जो कौन सा है? प्रयोग आगमन विधि। और दूसरा जो भेद है वो है सहायक, या इसे कह सकते हैं सह संबंध आगमन। ये आगमन विधि के दो प्रकार माने थे। अरस्तु ने, जो आगमन विधि के प्रवर्तक हैं, उन्होंने दो प्रकार माने, भेद माने थे। एक प्रयोग आगमन और एक सहायक या सह संबंध आगमन। प्रयोग आगमन में क्या है कि हमें विशेष रूप से व्याकरण का शिक्षण करवाते हैं। यानी प्रयोग आगमन की अगर बात करें हम, प्रयोग आगमन की, प्रयोग आगमन में आगमन में विशेष रूप से, विशेष रूप से व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। करवाया जाता है। यानी प्रयोग आगमन, जो आगमन विधि का प्रकार है, उसमें विशेष रूप से किसका अध्ययन करवाया जाता है? व्याकरण का, केवल व्याकरण का ही अध्ययन। जैसे उदाहरणों का स्पष्टीकरण है, जैसे सामान्य नियमों बनाने, जैसे हम बात करें उदाहरणों का स्पष्टीकरण, सामान्य नियम बनाना, सामान्य नियम की स्थापना, ये काम है प्रयोग आगमन में होता है, कि उदाहरणों की व्याख्या करना और नियमों की स्थापना करना। अब बात करें सहायक या सह संबंध आगमन में, क्या होता है कि इस विधि में भी क्या है, विशेष रूप से व्याकरण का शिक्षण न करवा करके विषय, जो पाठ्य विषय होते हैं, उनका अध्ययन करवाया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस सहायक आगमन में, आगमन में व्याकरण का, व्याकरण का शिक्षण ने
करवाकर पाठ्य विषयों का शिक्षण करवाया जाता है। अध्यापन के दौरान अध्यापन के दौरान प्रसंगवश आए व्याकरण शब्दों की व्याख्या की जाती है। यानी सहायक आगमन में क्या है कि व्याकरण का शिक्षण न करवाकर पाठ्य विषय होते हैं उनका अध्ययन करवाया जाता है, और अध्यापन के दौरान कोई व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो उसकी व्याख्या की जाती है। और बात करें हम प्रयोग आगमन में केवल व्याकरण का ही अध्ययन करवाया जाता है। तो ये है आगमन विधि के दो प्रकार, प्रयोग आगमन और सहायक या सहसंबंध आगमन। इसके बाद अगर हम बात करें कि आगमन विधि में आगमन विधि में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि आगमन विधि में कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है, कौन सा नहीं होता है। क्योंकि आगमन और निगमन विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो ये शिक्षण सूत्रों का आता है। तो आगमन में जो शिक्षण सूत्र काम में लिए जाते हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बात करें एक नंबर की, जैसे उदाहरण से नियम की ओर, ये चीज हमने पढ़ी है नियम की ओर, कि पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर उदाहरणों से हम क्या करते हैं, नियम की स्थापना करते हैं। नंबर 2 की बात करें, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सामान्य की ओर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विशिष्ट से सामान्य की ओर महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार हम गाइड्स पढ़ते हैं तो वहां पर सामान्य से विशिष्ट की ओर आ जाता है, कई में विशिष्ट से सामान्य की ओर आ जाता है, लेकिन सही क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि में प्रयुक्त होता है। उसके बाद अगर बात करें 3 नंबर की, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो बालक को पहले ज्ञात है वो बताओगे और फिर बालक को अज्ञात की ओर ले जाओगे। नंबर 4 की बात करें, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज मूर्त का अर्थ होता है कि जिसकी आकृति बन सकती है, यानी जिसको देख सकते हैं, उसे का अध्ययन हम पहले कराएंगे। और अमूर्त का मतलब है जिसकी आकृति नहीं है, जिसका आकार नहीं है,
आकार नहीं है, उस चीज को हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले कौन सी चीज पढ़ाएंगे? जिसकी आकृति बनाई जा सकती है, जिससे बालक आसानी के साथ समझ सकता है, और जिसकी आकृति नहीं बनाई जा सकती वो फिर हमें बाद में पढ़ाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, मूर्त ऐसे अमूर्त की ओर। उसके बाद अगर बात करें हमें, एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रमाण की ओर। जैसे हम बालक को पढ़ाते हैं तो जो चीज उनके सामने है, प्रत्यक्ष है सामने, वो चीज पढ़ाएंगे पहले जो सामने है। प्रमाण की ओर ये चीज नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि प्रमाण, हमने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रमाण पर आधारित है, इसको हम पहले बाद में पढ़ाएंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाठ है वो कक्षा 9th से शुरू होता है। क्यों होता है? कि यहाँ कक्षा 9th में बालक मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। अगर आप उसे प्रारंभिक क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओगे कि 5000 साल पहले मनुष्य ये पहनता था, ये खाता था, ये खुदाई से पता चला है, तो बालक इस चीज को कल्पना में नहीं ला सकता। तो पहले बालक प्राथमिक, क्योंकि व्याकरण शिक्षण की ये प्राथमिक क्लास के लिए शिक्षण विधि है, तो प्राथमिक लेवल पर जो चीजें बालक के सामने प्रत्यक्ष है वो पहले पढ़ाओ, और जो प्रमाण के आधार पर हमें सिद्ध करनी है वो बाद की बड़ी क्लास में पढ़ानी चाहिए। तो ये भी आदि, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद 6 नंबर है पूर्ण। पूर्ण से अंश की ओर। यह भी एक महत्वपूर्ण है। मानव की एक प्रवृत्ति है कि वो सबसे पहले एक कोई भी वस्तु है वो को पूरी देखता है, कोई भी वस्तु को वो पहले पूरी देखता है और फिर वो उसके भाग को देखता है। अंश का अर्थ होता है भाग को। जैसे हमने बालक को टहनी पूछा, जैसे टहनी, या हमने बालक से पूछा पत्ता, वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। अगर हमने इनसे इनको पूछने से पहले हमें उनकी एक संपूर्ण आकृति है पेड़, हमें सबसे पहले बालक को क्या दिखाना पड़ेगा? पेड़। पेड़ को दिखाओगे कि ये पेड़ है, बालक उस आकृति को संपूर्ण रूप से देखेगा। फिर आप उसके अंश की ओर जाओगे कि पेड़ की यह टहनी है और यह उसकी पत्ता है या पत्ती है, तब बालक समझ जाएगा। अब आप सीधा ही अगर बच्चे को, बालक को बताओगे ये टहनी है, ये पत्ता है, बालक ने पेड़ देखा ही नहीं है, तो वो टहनी और पत्ते को कैसे देखेगा? जैसे हम मानते हैं कि हमने बालक को कार कार की बात करें, कार दिखाई नहीं है, और हम ये कहते हैं कि ये गियर है कार का। अब बालक ने कार ही नहीं देखी है तो वो गियर कैसे समझेगा? तो पहले आप बालक को कार कार दिखाओ, संपूर्ण दिखाओ, यानी पूर्ण। पहले आपने कार दिखाई और फिर आप अगर बालक को गियर के बारे में बताते हो कि ये कार में गियर होता है, तो बालक कार देख चुका है तो इस चीज को समझ सकता है। और उसके बाद आप कोई कार की दूसरी बातें बता सकते हो, जैसे ये इसके टायर है, ये इसका शीशा है, ये बातें आप इसको बता सकते हो और फिर वो समझ भी सकता है। लेकिन पहले हमें बालक को पूर्ण चीज बतानी पड़ेगी। तो पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत भी इसी में आता है। कितने नंबर था? 6 नंबर आ गया। 7 नंबर है, इसी से मिलता जुलता है स्थूल। स्थूल से
सूक्ष्म की ओर। यानी बालक पहले कोई भी विषय वस्तु को मोटे रूप में देखेगा, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, और उसके बाद वो उसके छोटे छोटे भाग को देखेगा। जैसे हमने यहां पर देखा था कि बालक पहले जैसे पेड़ का पत्ती का अध्ययन करवाना है, टहनी का अध्ययन करवाना है, तो बालक को पहले पेड़ बताओ, फिर आप आगे आगे के भाग पर आओ। उसी तरीके से पहले बालक की प्रवृत्ति है कि वो स्थूल चीजों का अध्ययन करेगा, बड़ी चीज का, और फिर उसके छोटे भाग की ओर जाएगा। 8 नंबर है विश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण। की ओर। ये एक महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हम कुछ ऐसे बिंदु होते हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उन बिंदुओं का स्पष्टीकरण हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इस शिक्षण सूत्र से ही कर सकते हैं। बालक के सामने अगर इस शिक्षण सूत्र से हम पेश करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो ऐसे जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक मैं आकृति बनाता हूं आपके सामने। ये एक ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, और ये माउस है। अब ये जो पूरा जो डायग्राम है, और हमने बालक को कह दिया कि बेटे ये देखो ये कंप्यूटर है, यही तो बताते हैं हम पहले। हम बालक को क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, कि मॉनिटर, सीपीयू, की बोर्ड या माउस, ये क्या है, कंप्यूटर है। अब मान लेते हैं कि बालक दूसरे दिन कहीं गया और वहां पर उन्होंने देख लिया ये आकृति, देख ली, केवल माउस देख लिया, माउस को देखा। और हमने कल क्या कहा था कि ये जो आकृति है ये क्या है, कंप्यूटर है, तो बालक इसे भी कंप्यूटर ही कहेगा, क्योंकि हमने बताया इसी तरीके से। बालक तो सबको कंप्यूटर मान रहा है, हमने बालक को अलग अलग तो बताया नहीं कि ये सीपीयू है। हमने तो एक आकृति दिखा दी कि ये कंप्यूटर है। अब इनमें से कीबोर्ड भी देखेगा बालक तो कहेगा कंप्यूटर है, मॉनिटर देखेगा, स्क्रीन देखेगा तो भी कहेगा कंप्यूटर है, अगर सीपीयू देखेगा तो भी कहेगा कंप्यूटर है, माउस को देखेगा अकेले को तो भी कहेगा कंप्यूटर है। इसीलिए इस शिक्षण सूत्र का काम प्रयोग में लिया जाता है। विश्लेषण का अर्थ होता है कि जैसे झाड़ू को बिखेरना, और संश्लेषण का अर्थ होता है बिखरी हुई झाड़ू को वापिस से बांधना। तो जो चीजें हैं पहले उनको बिखेरो और फिर उसको वापिस जोड़कर बताओ बालक को कि ये आकृति है। आप अगर ये बताओगे कि बेटे ये तो माउस है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, और ये सीपीयू है, इन चारों चीजों को जोड़ दें तो ये कंप्यूटर का रूप धारण करेगा। चारों चीजों को असेंबल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कंप्यूटर बन जाएगा। तो बालक अगर बाद में इसको देखेगा तो इसको माउस कहेगा, इसको देखेगा इसको कीबोर्ड कहेगा, इसको देखेगा ये सीपीयू है और ये मॉनिटर है। अगर इन चारों को जोड़ देते हैं आपस में तो ये कंप्यूटर है। तो आप विश्लेषण का अर्थ होता है बिखेरना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। तो कई बिंदु ऐसे आते हैं पाठ्यक्रम में जो इस प्रकार से भी बालक को पढ़ाए जाते हैं।
इसके बाद 9 नंबर की बात करें तो सरल से कठिन। 9 नंबर की बात करें, सरल से कठिन। यानी पहले आप सरल चीज बालक को बताओगे और उसके बाद जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा आप उसे कठिन चीजें ज्ञान दे सकते हो। 10 और अंतिम है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। हार्वर्ड साहब ने कहा था कि बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ दो, अपने आप सीखता जाएगा, अपने आप सीखता जाएगा। तो पूर्व ज्ञान क्या है बालक का किसी विषय वस्तु के बारे में, वहीं से हम शुरू करेंगे नवीन ज्ञान। जैसे एक बालक को 10 तक गिनती आ रही है, हमें पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि बालक को गिनती काउंटिंग कितने तक आ रही है, कि 10 तक है, ये उसका पूर्व ज्ञान है। तो हमें नवीन ज्ञान क्या देना है, 11। तो पहले आप 10 को बताओगे कि 10 और 10 के बाद क्या आएगा, 11। सीधा ऐसे नहीं बताओगे कि 10 तक तो बालक को आ रहा है और आपने 11 12 13 14 15, नहीं, ये गलत है। पहले आप इसको 7 लो। अगर नवीन ज्ञान देना है तो पूर्व ज्ञान को 7 लो, कि 10, 10 के बाद 11, उसके बाद 12। इस प्रकार से आप अध्ययन करवाओगे तो उसे कहते हैं कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, यानी पूर्व ज्ञान का सहयोग लेते हुए आप नवीन ज्ञान की ओर जा रहे हैं। तो ये 10 शिक्षण सूत्र हैं जो काम में लिए जाते हैं आगमन विधि में। अब बात करें आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं, तो इसे में देखेंगे आगमन विधि के गुण। तो आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं, और परीक्षा में भी बहुत बार ये बातें पूछी गई है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका गुण है कि व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक लेवल या छोटे बालकों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। पहला क्या है, ये है व्याकरण शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर या छोटे बालकों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। यानी ये जो आगमन विधि है वो प्राथमिक जो लेवल होता है या जो छोटे बालक हैं उनके लिए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। दूसरा, इस विधि से बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि से बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है।
ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कौन सी विधि से बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है इसमें, क्योंकि इस विधि में बालक नए नए नियमों की स्थापना करता है, नए नए नियमों की स्थापना करता है। ए प्लस ए आ बन गया तो ये नियम बन गया। नए नए नियमों की स्थापना करेगा तो बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा। इस विधि में प्राप्त ज्ञान, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो बालक स्थायी हो, प्राप्त ज्ञान क्या हो, स्थायी होगा, क्योंकि ये क्रियात्मक विधि है। क्रियात्मक विधि क्यों है? क्योंकि बालक लगातार अध्यापक का सहयोग करता है या अध्यापक लगातार बालक से सहायता लेता है, तो एक क्रियात्मक विधि है। तो इस क्रियात्मक विधि से प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी होता है। और इस विधि से ज्ञान स्थायी तो होता ही है, बालक में रुचि जागृत भी होती है तथा बालकों में रुचि जागृत होती है। इससे बालकों में रुचि भी जागृत होती है। एक जो रटने की प्रवृत्ति को दूर करती है यह विधि रटने की प्रवृत्ति को दूर करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह भी हमने पहले भी देखा है कि यह क्या है, प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब इस विधि के अगर हम दोष देखें कि दोष कौन कौन से इसमें, गुण है तो दोष भी होने चाहिए, और ये तो प्रवृत्ति है, गुणों के साथ साथ दोष भी चलते हैं। अब गुण को हम उस विधि की विशेषता भी कह सकते हैं। गुण है, गुण को और दोष है, ये उस विधि की विशेषता भी मानी जाएगी। यानी गुण हमने पढ़ लिए कि ये इस विधि के गुण हैं, और अब पढ़ रहे हैं दोष है। तो गुण और दोष ये इस विधि की विशेषता है। कोई अगर ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सी विशेषता आगमन विधि की नहीं है, तो गुण और दोष दोनों सम्मिलित हो जाएंगे उस समय, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो इसका अगर गुणों की दोष की बात करें, यह विधि उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, विधि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जो 10th या 10+2 या बड़ी क्लासों को
इस विधि से व्याकरण शिक्षण करवा नहीं सकते। करवा सकते हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब प्राथमिक जो लेवल है एक तो, और एक हम कहें कि माध्यमिक लेवल है। यहाँ प्राथमिक लेवल पर क्या है कि जो हमारा विषय विषय वस्तु होती है ना, विषय वस्तु का जो आकार है वो छोटा होता है, और हमारे पास समय समय क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी प्राथमिक लेवल की बात करें तो वहां पर विषय वस्तु छोटी होती है और समय हमारे पास है ज्यादा होता है। तो इस विधि से हम आसानी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अगर माध्यमिक लेवल की बात करें, यहाँ जो सिलेबस होता है, यानी विषय वस्तु विषय वस्तु यहाँ पर क्या है, विषय वस्तु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और समय हमारे पास है कम। समय कम है, सिलेबस बड़ा है, तो इस आगमन विधि से हम निर्धारित जो समय होता है उसमें पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करवा पाते। इसलिए उच्च माध्यमिक माध्यमिक लेवल पर हम व्याकरण शिक्षण इस विधि से नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर पाठ्यक्रम ज्यादा होता है और समय हमारे पास कम होता है। तो इस विधि से पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया जा सकता। और प्राथमिक लेवल पर क्या होता है कि पाठ्यक्रम तो छोटा होता है और समय हमारे पास क्या होता है, ज्यादा। तो हम आगमन विधि से आसानी से इससे पाठ्यक्रम को पूरा करवा सकते हैं। तो यही कारण है कि जो उच्च लेवल की जो क्लासें हैं उनमें व्याकरण शिक्षण इस विधि से नहीं करवाया जा सकता, या उनके लिए इस विधि से अध्ययन करवाना उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरी जो बात अगर बात करें हम, इस विधि में इस विधि में इस विधि में अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक इस विधि से अगर अध्ययन करवाना है, यानी इस विधि से अगर आपको अध्यापन करवाना है, तो आपको एक अनुभवी और एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। हमारे जो शिक्षा विभाग की अगर बात करें अलग अलग स्टेट में, तो जैसे जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कई योजना आ गई। जैसे 8वीं पास को शिक्षक बना दिया, कई योजना में 10वीं पास, कई योजना ऐसे 10+2 पास वाला शिक्षक बन गया। अब इनके ये ट्रेंड नहीं है, ये अनट्रेंड टीचर हैं, तो ये इस विधि से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। यानी इस विधि से अगर आपको कार्य करवाना है तो आपको बीए, जो गवर्नमेंट की जो विशेष योग्यता है वो प्राप्त होनी चाहिए शिक्षक को। जैसे पैरा टीचर लगे, 8वीं पास व्यक्ति को पैरा टीचर लगा दिए और वो अब शिक्षण कार्य करवाते हैं। शाला मित्र लगा दिए, वो भी शिक्षक कार्य करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब शिक्षक मित्र लगा दिए, तो विद्यार्थी मित्र लगा दिए, वो भी शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति, हर शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता इस विधि से। केवल जो अनुभवी और ट्रेनिंग शुदा जो व्यक्ति है वही करवा सकते हैं। ये भी एक इसकी क्या है, कमी कह सकते हो। एक है इसमें क्या है कि इस विधि में इस विधि में श्रम यानी मेहनत व समय अधिक लगता है।
इस विधि से आप अगर अध्ययन करवाओगे तो मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। तो ये भी एक इसकी एक समस्या है। ये एक खर्चीली विधि है, आप ये भी कह सकते हो ये एक खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि है, इसका अर्थ है कि वे अधिक लगता है, यानी खर्च इसमें अधिक होता है। ये खर्चीली विधि है, ये भी एक इसकी एक कमी है या इसका दोष है। और कभी कभी क्या है कि जो हम नियम स्थापित करते हैं वो पूर्णतः सत्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी 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 नियम की स्थापना, यानी कभी कभी क्या करते हैं, जो नियम की हम जो स्थापना करते हैं, नियम की स्थापना में सत्यता की पूर्ण जांच नहीं होती है। कई बार हमें जो नियम की स्थाप नियम की स्थापना में सत्यता की पूर्ण जांच नहीं होती है, कई बार ये संकट पैदा हो जाता है। जैसे मैं एक आपको बताऊं, पर प्लस उड और लंब प्लस उदर, यहां पर मैंने एक नियम बता दिया कि ए के बाद ऊ आएगा, चाहे कोई भी आओ ओ बनेगा, यही तो बताया। और यहां पर क्या, ए के बाद ऊ आ गया तो क्या बना, ओ। अब हमें पर प्लस उड से क्या बनाते हैं, दो मात्रा लगाते हैं। और यहां पर लंबोदर में हम क्या करते हैं, एक मात्रा लगाते हैं। दोनों में सेम नियम काम कर रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन एक में दो मात्रा वाला बना है और एक में एक मात्रा वाला है। तो नियम तो हमने बना दिया, नियम तो हमने ये बना दिया, ए और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ बनता है। लेकिन यहां पर तो ये सत्यता की जांच हो गई, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर औ बन रहा है। तो कई बार ये एक समस्या आ जाती है, जो अपवाद के जो शब्द हैं उनमें। लेकिन बच्चे अपवाद नहीं मानते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे ही होंगे। हमें अब ये कहें कि ये इस शब्द में दूसरा नियम लगता है, इसमें दूसरा लगता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तो मानसिक रूप से परिपक्व भी नहीं होते हैं। तो ये एक इनकी एक समस्या है। तो आज इस क्लास में हमने सबसे पहले आगमन विधि के जो भेद थे उनके बारे में देखा, और उसके बाद आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे हमने शिक्षण सूत्र देखे हैं 10 से। उसके बाद आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं वो देखें, और इसके बाद आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं वो देखें। इसके साथ ही हमारी जो आगमन विधि है पूर्ण हो जाती है, और बाकी शिक्षण विधियों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।